भारत का चंद्रयंत्री चांद को फतेह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयंत्री ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी, लेकिन अब आगे का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रयान 3 के लिए आने वाले 42 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं और तब जाकर ये चांद तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें चांद तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। वैसे अगर बात करें धरती से चांद की दूरी के बारे में, तो चांद हमारी धरती को एक एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में ऑर्बिट करता है, जहां पर धरती और चांद की सबसे कम दूरी 3,63,104 किलोमीटर होती है और सबसे ज्यादा दूरी 4,05,696 किलोमीटर होती है। अगर बात करें एवरेज डिस्टेंस की, तो चांद और धरती के बीच का एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चांद तक पहुंचने में हमारे चंद्रयान 2 को भी करीब 6 हफ्तों का समय लगा था। चंद्रयान 2 2019 की बात है और चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया। लेकिन 1968 में, आज से करीब 55 साल पहले, अमेरिका के पास ऐसा क्या जादू की छड़ी आ गई थी कि नासा ने अपोलो 8 को चांद तक महज 69 घंटों और 8 मिनटों में पहुंचा दिया था। और अपोलो 8 के बाद नासा का चांद के लिए भेजा गया हर मिशन 74 घंटे के अंदर ही पहुंच गया। अपोलो 17 चांद पर उतरने वाला लास्ट मिशन था, जिसे चांद पर पहुंचने में 86 घंटे और 14 मिनट लगे। इतना ही नहीं, नासा से पहले भी यूएसएसआर ने 1959 में लूनर 2 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक महज 34 घंटों में पहुंचा दिया था। तो ऐसा क्या मिसिंग है भारत के आज के मिशन में कि वो इतना स्लो हो रहा है? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं: ट्रेजेक्ट्री, टाइम, रिस्क, कंपटीशन और मनी। यही 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन और चंद्रयान 2 मिशन को भी इतना स्लो बना देते हैं। तो चलिए हम इन 5 फैक्टर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है उस पाथ यानी रास्ते को जिससे हम चांद तक जाने वाले हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि अगर किसी जगह पर हमको कम से कम समय में पहुंचना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें और या फिर अपनी स्पीड को बढ़ा लें। और स्पेस की लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें ये दोनों ही कम करने पड़ते हैं। अपोलो 8 ने भी यही किया था। उन्होंने चांद तक जाने के लिए पॉसिबल स्ट्रेट पाथ को चूज किया था। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि उस समय जो उन्होंने इंजन बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल थे। अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे लॉन्च किया गया था जायंट सैटर्न 5 रॉकेट से, जो कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी तेज से ट्रैवल करता था। उसकी पावर इतनी थी कि ये रॉकेट 33 टन भार को लेकर उड़ सकता था। लेकिन ये रॉकेट अपनी ही कीमत के साथ आता था। नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च करने के लिए सैटर्न 5 को करीब 2 मिनट तक के यूज किया और हर सेकंड इस रॉकेट ने 20 टन ईंधन खाया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सिर्फ यही नहीं है कि पावरफुल रॉकेट बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बल्कि चैलेंज और भी है कि एक पावरफुल रॉकेट से हम हाई स्पीड से चांद की तरफ जाते तो हैं, चांद के पास पहुंचने के बाद हमें उस स्पीड को भी तो कम करना होगा ताकि हम चांद की ग्रेविटी को पकड़ सकें, और हमारी स्पीड ज़्यादा रही तो हम चांद की ग्रेविटी से पार हो जाएंगे। इससे तो ये होगा कि हम चांद को स्लिंग शॉट कर जाएंगे या फिर हम उसे मिस कर देंगे। चांद के पास स्पीड कम करने के लिए हमें चाहिए होगा एक और एक्स्ट्रा इंजन और एक्स्ट्रा फ्यूल, और उसे मैनुअल्स को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिससे एक तो मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और रिस्क भी बढ़ेगा। वो अलग बात करें भारत की, तो भारत के पास ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स नहीं हैं। वो स्पेसक्राफ्ट्स को सीधा चांद पर ले जाए, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट भी नहीं है। हमारे पास है GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, जिसे अब LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहा जाता है। सबसे पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और स्पेस की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया। यहाँ पर यह मिशन एकदम सेफ धरती की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसे धरती के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर
कर चांद की ओर जाना होगा और धरती के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने के लिए चंद्रयंत्री को ऑर्बिटल को इलेक्ट्रिकल बनाया जाएगा। दूसरा फैक्टर है टाइम। भारत को अपना मिशन चांद पर सफलतापूर्वक उतारना है। इसरो और भारत को यह साबित करना है कि भारत भी एक महाशक्ति है। इससे एक तो भारत की साख दुनिया में बढ़ेगी और दूसरी बात यह होगी कि इस मिशन के सफल होने के बाद हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को रिलायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इसरो को भविष्य में अरबों रुपए का बिजनेस मिल सकता है। तीसरा फैक्टर है रिस्क। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि स्पेस रेस के टाइम में स्पेस में जाना खतरे से खाली नहीं था। वैज्ञानिकों पर डेडलाइन से पहले मिशन को पूरा करने का दबाव रहता था। इससे रिस्क बढ़ जाता था और हमने देखा भी है कि उस समय अंतरिक्ष यात्री के दौरान सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई थी। पर भारत ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन हमें सफलता मिलनी चाहिए। वैसे धरती से चांद तक का 42 दिनों से ज्यादा का यह सफर कम चैलेंजिंग नहीं होने वाला, लेकिन एक मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम इस मिशन को कम रिस्क बना पाएंगे और वो तब होगा जब हम सिंपल ट्रैजेक्टरी को चूज करेंगे। चौथा फैक्टर है कंपटीशन। बहरहाल स्पेस इंडस्ट्री में अब कंपटीशन बढ़ गया। अभी $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा हमारे देश की सुरक्षा भी ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट्स ही देखती हैं। कहीं ना कहीं स्पेस इंडस्ट्री को देश की सुरक्षा की बहुत करीब माना जाता है और वही वजह है कि हमें खुद भी इसमें महारत हासिल करनी है। चांद पर पहुंचने की होड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और ऐसे में अगर हम एक भी मॉडल पर काम करेंगे तो हमारी एक्सपर्टीज उसमें कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आज नासा से बेहतर कोई नहीं जानता कि मार्स पर कैसे उतरना है। इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उनकी एक्सपर्टीज इसमें इतनी है कि मार्स पर नासा की ही डोमिनेंस है। ऐसे ही चांद पर उतरने वाला वहां पहुंचने का अगर एक रिलायबल मॉडल तैयार होगा तो हमारी एक्सपर्टीज भी हमारे पास होंगी, जो आने वाले भविष्य में हमारे काम आएंगी। पांचवा फैक्टर है मनी, यानी कि पैसा। इस फैक्टर पर तो भारत को बाहर से ही नहीं बल्कि भारत के अंदर के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं। भारत को इतना पैसा स्पेस मिशन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं बीबीसी भी भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट में ये कह चुका है कि भारत को अपना पैसा स्पेस मिशन में नहीं बल्कि अपने देश की गरीबी को दूर करने में लगाना चाहिए। देखिए, उन सबको ये समझना होगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे बीबीसी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है जिससे उसे बिजनेस मिलता है, वैसे ही हम इस पर खर्च कर रहे हैं ताकि आगे चलकर इससे हमारे देश को बिजनेस मिले और हमारा देश और हमारी इसरो कंपनी को क्या हो सके, बहुत ज्यादा फायदा हो सके। फिलहाल जिस ट्रेजेक्टरी पर चंद्रयान 3 है वह रूट हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ धरती की ऑर्बिट तक रॉकेट की स्टेज को मेंटेन करना है। ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भारत को रास आती है। ये समय तो ज्यादा लेती है लेकिन इसके रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से हमारा चंद्रयान 3 42 दिनों से ज्यादा समय लेने वाला है चांद तक पहुंचने के लिए। आपको इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में क्या कुछ पता है, कमेंट में मेंशन करें और ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।